हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके मैकेनिकल। यहाँ पे हम देखने वाले हैं एचपीसीएल और आईयूसीएल एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आपका एचपीसीएल का एग्ज़ाम आने वाला और आईयूसीएल का एग्ज़ाम आने वाला पानीपत रिफाइनरी का। तो यहाँ पे एक टॉपिक आता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एयर कंडीशनिंग या रेफ्रिजरेशन सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे लोगों को दिक्कत होती है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे एक वीडियो बना लिया जाए। ठीक है, आप लोगों का भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना है। ठीक है, लाइक कर देना वीडियो को। देखो, मेरी तबीयत ख़राब है, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए स्पेशल तरीके से। और देखिए, मैकेनिकल के जो भी स्टूडेंट हैं, मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं जो भी, वो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, जो भी डिप्लोमा मैकेनिकल के हैं, इसमें PSU की तैयारी होती है इस चैनल पर ज़्यादातर, MRK मैकेनिकल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है रेफ्रिजरेशन से। द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर COP-R, रेफ्रिजरेटर हो गया, एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप COP, हीट पंप इज गिवन एज। तो देखिए, COP हीट पंप, ठीक है, और आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर। ठीक है, इसमें एक रिलेशन पूछा गया है, वो आपको बताना है इनमें से कौन सा रिलेशन होगा। आपको देख के बताना है इनमें से आंसर कौन सा होगा, कोई बताए। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका COP रेफ्रिजरेटर इजिकल टू COP हीट पंप -1। ठीक है, ये होता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो रिलेशन एक्चुअल में रिलेशन होता है वो होता क्या है, पहले इससे पहले एक क्वेश्चन और क्लियर करवा दे रहा हूँ। COP रेफ्रिजरेटर, वो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है, उसकी COP 1 से ज़्यादा होती है। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद कर लेना। ठीक है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है ना, घर वाले जो होते हैं, उनकी COP 1 से ज़्यादा होती है। अब सबसे पहले देख लेते हैं हम COP होती क्या है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कुछ। ठीक है, COP क्या होती है, COP ये इसकी फुल फॉर्म होती है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होती है, ये भी फुल फॉर्म क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। तो यहाँ पे Q होता है, Q डिज़ायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। ठीक है, ये फार्मूला होता है, क्लियर। COP का एक एक्चुअल जो फार्मूला होता है वो हीट पंप और रेफ्रिजरेटर से, और जो रिलेशन होता है वो इम्पोर्टेंट है, वो कॉपी में लिख लीजिए आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स बना के। देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, COP हीट पंप इजिकल टू 1 + COP रेफ्रिजरेटर इजिकल टू 1 इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। ठीक है, ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनमें किसी से भी रिलेशन पूछ लिया जाता है। तो फिर से अगेन करते हैं, COP हीट पंप इजिकल टू 1 + COP रेफ्रिजरेटर इजिकल टू 1 इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। ठीक है, ये फार्मूला है। तो वहाँ पे जो रिलेशन वो आया था किताब में, वो कौन सा आया था, अभी जस्ट आपको ऊपर क्वेश्चन कराया वो था COP रेफ्रिजरेटर। यहाँ से जब निकालोगे ना, ठीक है, ये वाला यहाँ से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, इन दोनों में रिलेशन पूछा था, इन दोनों में। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन पूछा तो क्या हो जाएगा, COP रेफ्रिजरेटर इजिकल टू हो जाएगा COP हीट पंप -1। ठीक है, ये वाला 1 है वो इधर माइनस में पहुंच जाएगा। चलिए चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब क्वेश्चन। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, केमिकल फार्मूला ऑफ R22 रेफ्रिजरेंट। तो केमिकल फार्मूला आपको बताया R22 रेफ्रिजरेंट का। ठीक है, बताइए कौन सा होगा, आंसर कोई देगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा आपका मोनो क्लोरो डाईफ्लोरोमेथेन। ठीक है, इसका जो एक्चुअल फार्मूला जो होता है वो होता है आपका CHClF2। ठीक है, और ये फार्मूले मैं आपको आगे बता दूंगा। और देखो रेफ्रिजरेंट क्या होता है, एक रेफ्रिजरेंट एक केमिकल कंपाउंड होता है। ठीक है, तो वे क्या करता है, आपके बहुत सारे प्लांट हैं या AC है, उसको ठंडा करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, रेफ्रिजरेंट। चलिए तो इसका आंसर भाई क्या हो जाएगा, क्लोरोडाईफ्लोरोमेथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। यहाँ देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या, ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए, फाइंड द रॉन्ग अमंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आइडियल रेफ्रिजरेंट। एक रेफ्रिजरेंट में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो आपको बताना है। क्या क्या होना चाहिए, लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए या फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, ये नहीं है कि आप सही मान लो, पहले बताना है। लो लेटेंट हीट, ठीक है, या गुड केमिकल स्टेबिलिटी। तो देखो मैं इसका क्लियर पहले आंसर बता दूं कि क्या होगा। इसका आंसर C हो जाएगा, लो लेटेंट हीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये गलत है, हाई होना चाहिए।
ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पे समझिए, यहीं पे कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर ही लिख दे रहा हूँ इसके। देखिए लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए सबसे पहले, ये सही है आपका, ठीक है, लिख लो। एक गुड रेफ्रिजरेंट की जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो क्या क्या होनी चाहिए वो बता दे रहा हूँ। लो बॉइलिंग पॉइंट सही होता है, लो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, लो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। ये जो सी है ना उसमें हाई लेटेंट हीट होना चाहिए, ठीक है, और गुड केमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होना चाहिए, हाई हाई क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होना चाहिए, क्लियर। और लो वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है, लो वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। ये इतनी प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूँ तो कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि आपको देखो नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो भी मेरे इंपॉर्टेंट वीडियो हैं जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मैं कहीं से भी लेके आता हूँ, मैं लेकिन आपके लिए करवाता हूँ, चाहे कहीं से भी करवाना हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो HPCL स्पेशल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है HPCL स्पेशल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ये आपको देखो क्या क्या मिलेगा इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। पंप है, बॉयलर है, कंप्रेसर है, हीट एक्सचेंजर है, वाल्व, गैस टरबाइन, वेल्डिंग, ब्रेजिंग एंड मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट, सेफ्टी, इससे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना। ये आपका वीडियो लॉन्च होगा 31 को, ठीक है, 31 को इसको मैं अपलोड करूँगा। तो 31 को इसको अपलोड करूँगा मैं, 31, ठीक है, 31 को अपलोड करूँगा। तो 1 नवंबर का आपका एग्ज़ाम है, वहाँ पे इसको कर सकते हो आप, ठीक है। तो चलिए सब्सक्राइब कर लेना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, उतना ही तेज़ वीडियो बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, न्यूमेरिकल है आपका, ठीक है, ये करना है इसको और इसको तैयार करके लेना। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी बेस पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ए टन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कंज्यूम 10 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस विल बी। तो आपको देखो बताना है, आपको 1 टन रेफ्रिजरेशन दे रखा है और 10 किलोवाट आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रखी है, ठीक है, कंज्यूम करता है कोई भी सिस्टम, ठीक है। तो इसमें COP आपको बताना है, COP क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम यहीं पे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे समझिए, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं, क्यू आपका देखा होगा, क्यू डिज़ायर फैक्टर जो दे रखा है आपको दे रखा है 10 टन दे रखा है, ठीक है, 10 टन दे रखा है। और जब 1 टन रेफ्रिजरेशन होता क्या है, वो 10 × 3.5 किलो जूल पर सेकंड होता है। तो यहाँ पे देखो क्लियर मैं कर दूँ, यहाँ पे खाली पेज में करवा रहा हूँ, रुको। देखो आप समझिए अच्छी तरीके से, पहले मैं आपको 1 टन रेफ्रिजरेंट की वैल्यू बता दूं पहले, ठीक है। 1 टन, 1 टन बहुत रेफ्रिजरेशन, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू पूछी जाती है, इसको कॉपी में लिख लो अभी। एक वैल्यू होती है 3.5। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं 1 टन रेफ्रिजरेशन होता क्या है। 1 टन रेफ्रिजरेशन जो की वैल्यू होती है वो याद कर लीजिए आप। एक तो होती है 3.5 किलोवाट, ठीक है, दूसरी होती है 3.5 किलो जूल पर सेकेंड, और तीसरी होती है आपकी 210 किलो जूल पर मिनट, ठीक है, ठीक है, 3 4 वैल्यू होती हैं। तो आपको ये सब याद कर लेनी है, क्लियर, याद कर लेनी है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए, मैंने आपको तीनों वैल्यू बता दी, कॉपी में लिख लेना आप, ठीक है। तो देखिए आपको डिज़ायर इफेक्ट दे रखा है, वो दे रखा है 10 टन, ठीक है, 10 टन दे रखा है। और इसको कैसे करेंगे सॉल्व, 10 × 3.5 हो जाएगा आपका। तो इसकी वैल्यू आपकी डिज़ायर इफेक्टिव वैल्यू निकल जाएगी 35 किलो जूल पर सेकेंड। तो डिज़ायर इफेक्ट आपका 35 किलो जूल पर सेकेंड निकल गया, क्योंकि 3.5 का गुणा इसलिए करेंगे, 1 टन की वैल्यू ये होती है, ठीक है। उसके बाद जो वर्क इनपुट दे रखा है आपका, वो दे रखा है 10 किलोवाट, ठीक है, 10 किलोवाट दे रखा है। तो आपको क्या करना है भाई, आपको फार्मूला लगाना है, ठीक है। फार्मूला क्या लगाना है, ये लगाना है COP, ठीक है, वो COP होता है Q/W। तो यहाँ पे Q का वैल्यू रखिए,
तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू जब रखोगे तो 35 हो जाएगा, ठीक है। और बट्टे में डब्लू क्या हो जाएगा 10। तब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 3.5, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा, तो बी आंसर होगा। चलिए देखेंगे, इसको क्लियर हो गया होगा आपको। तो बी आंसर हो जाएगा 3.5। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन एक और बता दूँ इम्पोर्टेंट। देखिए COP अगर विंटर की बात करी जाए, विंटर में, तो वो COP एज कम्पेयर टू समर में, ठीक है, समर SUMMER, ठीक है। विंटर की बात करिए तो विंटर की COP ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू समर की, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट यूज फॉर रेफ्रिजरेशन इन एयरप्लेन्स। तो हवाई जहाज होते हैं, कौन सा रेफ्रिजरेंट हवाई जहाज में रेफ्रिजरेशन के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर कौन बताएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, इसका कौन बताएगा, जल्दी जल्दी आंसर दो, ठीक है। CFC होगा या CO2 होगा या एयर होगा या NH3 होगा। तो इसका आंसर वही हो जाएगा आपका एयर, ठीक है। वहाँ पे आपका कोई भी रेफ्रिजरेंट यूज़ नहीं किया जाता, वहाँ पे रेफ्रिजरेंट की जगह पे एयर यूज़ करी जाती है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे प्रति टन पर टन रेफ्रिजरेंट वजन कम होना है, ठीक है, कुल मिला के, ठीक है। चलिए तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट पर, ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क्स ऑन। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम किस पे वर्क करता है बताइए। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक या जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक या नन ऑफ दिस। देखिए आंसर देंगे तो आपको क्लियर होता रहेगा साथ साथ में क्या आंसर होगा। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा आपका ए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, आपको यहाँ पे और भी बता दूँ, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है वो किस पे, टेम्परेचर पर डिफाइन होता है, टेम्परेचर पर, ठीक है। फर्स्ट लॉ होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ठीक है, सॉरी इंटरनल एनर्जी पे। यहाँ पे जीरो लॉ होता है वो होता है टेम्परेचर पे, और फर्स्ट लॉ होता है वो डिफाइन करता है आपको इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। और फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ होता है वो एंट्रोपी पे डिफाइन करता है, ठीक है, ENTROPY, एंट्रोपी पे। चलिए तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि हीट फ्लो फ्रॉम कोल्ड सब्सटेंस टू हॉट सब्सटेंस विद एड एक्सटर्नल वर्क, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्लैसियस स्टेटमेंट, यहाँ क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्लैसियस स्टेटमेंट। तो क्लैसियस स्टेटमेंट के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो क्या होगा बताइए, कौन आंसर बताएगा इसका, ठीक है। आंसर मैं यहाँ पे आपको पूरा दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों थोड़ा बैकग्राउंड की आवाज़ आ सकती है, तो इसके लिए मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी कहता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है। तो यहाँ पे आंसर बताइए कौन बताएगा इसका आंसर, आंसर बताइए कौन बताएगा। तो देखिए ही इसका आंसर जो होगा वो होगा डी आंसर, बी और सी, ठीक है। इसमें देखिए क्यों, क्योंकि हीट फ्लो फ्रॉम हॉट सब्सटेंस टू कोल्ड सब्सटेंस अनएडेड, मतलब उसमें बिना वाह कार्य के गर्म पदार्थ के ठंडे पदार्थ की ओर बहती है। और एक स्टेटमेंट ये भी होता है, हीट फ्लो फ्रॉम कोल्ड सब्सटेंस टू हॉट सब्सटेंस विद एड एक्शनल वर्क, ठीक है, विद एड एक्शनल वर्क के ऊष्मा वाह कार्य की सहायता से ठंडे पदार्थ के गर्म पदार्थ की ओर बहती है, क्लियर, ठंडे पदार्थ से गर्म पदार्थ की ओर बहती है। चलिए किसी भी वाह कार्य के बिना, ठीक है, विदाउट एन एक्शनल वर्क के, क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वन टन रेफ्रिजरेशन मीन्स। तो टन रेफ्रिजरेशन मीन्स होता क्या है वो आपको बताना है। कौन आंसर बताएगा इसका, आंसर बताइए ABCD में से कौन सा, ठीक है। देखो आंसर इसका हो जाएगा द वेट ऑफ मशीन इज 1 टन। ये होगा क्या, हाँ। तो आंसर क्या होगा भाई इसका, द वेट ऑफ मशीन इज़ 1 टन होगा या फिर द वेट ऑफ रेफ्रिजरेशन 1 टन होगा। देखिए इसका क्लियर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई द रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन 1 टन, ठीक है, ऊष्मा निष्कर्षण की दर 1 टन है। इसको हम क्लियर करते हैं, समझ लो इसको। देखिए यहाँ पे 1 टन हम समझेंगे, ठीक है, यहाँ पे समझिए 1 टन, ठीक है, 1 टन समझेंगे यहाँ पे। 1 टन रेफ्रिजरेशन क्या होता है, ठीक है, वो समझिए। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, थोड़ा समझिए।
लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो देखो यहाँ पे समझो, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। आपके पास क्या है, यहाँ पे वाटर है, ठीक है, आपको वाटर है यहाँ पे 1000 किलोग्राम। इसको ही 1 टन पहले तो बोलेंगे, ठीक है। अभी 1 टन वाटर है एक तरीके का, 1000 किलोग्राम होता है, ये 1 टन हो गया। उसके बाद इस वाटर को आप क्या करोगे, 0 डिग्री सेल्सियस वाली बर्फ़, ठीक है, आइस, 0 डिग्री सेल्सियस वाली आइस 1000 किलोग्राम, ठीक है, 1000 किलोग्राम बर्फ़ बनाने में जितनी ऊष्मा निकाली जाती है, जितनी हीट निकाली जाती है, उसको ही हम 1 टन रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। क्लियर। देखिए आपके पास 1000 किलोग्राम वाटर है, इस वाटर से 0 डिग्री सेल्सियस आपको क्या निकालनी है, 0 डिग्री सेल्सियस वाली 1000 किलोग्राम बर्फ़ बनाने में ऊष्मा निकालनी है, ठीक है, हीट निकालनी है इसमें से, उसको 1 टन रेफ्रिजरेशन बोलेंगे। अब इसकी यूनिट देखो क्या, इसकी वैल्यू क्या क्या होती है वो बता दे रहा हूँ क्लियर, फिर दोबारा है। देखिए यहाँ पे 1 टन जो होता है, 1 टन समझ लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 टन की वैल्यू मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, 3.5 किलोवाट होती है एक, उसके बाद होती है 3.5 किलोजूल पर सेकंड होती है, उसके बाद देखिए 210 किलोजूल पर मिनट होती है, ये याद कर लो। और ये वैल्यू मैंने आपको पहले बताई थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द कोफिशिएंट ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेशन इज फॉर द थर्मल इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन वुड बी। तो आपको आपको देखो क्या बताना है। आपको COP दे रखी है, आपको रेफ्रिजरेटर की 4 दे रखी है, और इफ़िशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन बताना है। तो एक रिलेशन होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो रिलेशन आप याद कर लीजिएगा। देखिए ये रिलेशन जो है वो क्या है, देखो COP, देखिए रिलेशन क्या है मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है, इसको लिख लेना पूरा। तो देखिए यहाँ पे रिलेशन क्या है, ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, लिख लेना, ठीक है। COP हीट पंप, HP हीट पंप इजकल टू 1 प्लस COP रेफ्रिजरेटर इजकल टू 1 अपॉन इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है पूरा। तो यहाँ पे आपको दे क्या रखा है, आपको रेफ्रिजरेटर की, अब देखो रेफ्रिजरेटर की इफिशियंसी दे रखी है ये वाला, ठीक है, और रिलेशन, और ये पूछ रहा है आपसे, तो ये दोनों हम लगा लेंगे, इस वाले को हम हटा देंगे अभी, क्योंकि जो भी रिलेशन पूछा जाता है, देखो हीट पंप और हीट इंजन से रिलेशन पूछा है तो ये लगा देंगे। अभी क्या पूछा क्या है आपसे, आपको हीट रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन से आपको ये पूछा है रिलेशन। तो COP रेफ्रिजरेटर की आपको 4 दे रखी है, तो मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस वो बचेगा ना, COP रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 1 अपॉन इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, ठीक है। तो यहाँ पे जो R दे रखा है रेफ्रिजरेटर, वो 4 दे रखा है, एक ये इधर इधर वाला ये क्या हो जाएगा, एक भी यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है, वो इस, और ये 1 अपॉन इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन हो जाएगा, ठीक है। अब ये इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन आपको फाइंड करना है, तो यहाँ से निकालिए क्या हो जाएगा। अगर इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन करोगे तो 1/5 हो जाएगा, 1/5 का मतलब होता है 0.2। क्लियर, ये आंसर आ जाएगा आपका। अगर आपको इसका आंसर गलत लगे तो मुझे बताना कि इस तरीके से ये होगा, ठीक है, राय दे सकते हो आप, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है पूरी तरीके, तो आंसर C हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। देखिए तो कुछ लोग इसका आंसर बता रहे हैं 0.25, तो उसको क्लियर करके बताइए कि कैसे होगा सॉल्यूशन करके। क्लियर। तो मैंने आपको सॉल्व कराया उस तरीके से आपका 0.2 होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। 1 टन रेफ्रिजरेशन इम्पाइल्स हीट ट्रांसफर एट रेट ऑफ। तो 1 टन प्रशीतलन किस दर से ऊष्मा अंतरण को बताता है। तो इसका वैल्यू मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है, क्या होता है इसका वैल्यू, क्या बताया था मैंने आपको, 210 किलोजूल पर मिनट बताया था, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। और क्या बताया था, 3.5 किलो वाट होता है, 3.5 जूल पर क्या होता है, 3.5 किलोजूल पर सेकंड होता है, ठीक है। ये आपको मैंने आंसर बताया था। चलिए तो इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो बहुत दुख होगा मुझे, ठीक है। वीडियो बनाने का कोई महत्व नहीं है, रात को मैं 11-12 बजे आपको वीडियो बनाता हूँ, आपको क्वेश्चन कराता हूँ इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो भी नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। जो भी मैकेनिकल के स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लो यार,
ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए रेशियो ऑफ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट टू वर्क सप्लाइड इज कॉल्ड। तो देखो मैंने आपको बताया था COP होता है, ये क्या होता है भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, डिज़ायर इफेक्ट होता है, उसके बाद हीट वर्क सप्लाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए एक और मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपको सही तरीके से, थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया COP होता है, वो एक्चुअल फार्मूला होता है आपका Q डिज़ायर इफेक्ट और अपॉन वर्क इनपुट। ठीक है, यहाँ पे अगर पंप की केस की बात करी जाए, अगर पंप की बात करी जाए कि सिंपल पंप की COP बताना है, तो COP पंप का निकालेंगे तो निकालेंगे Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। ठीक है, ये निकालेंगे। ठीक है, COP पंप के लिए क्लियर। और अगर रेफ्रिजरेशन की बात करी जाए, ठीक है, COP रेफ्रिजरेशन की बात करी जाए तो यहाँ पे जो डिज़ायर इफेक्ट लेते हैं वो Q2 लेते हैं, तो Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। पंप में क्या लेंगे, इस Q2 की जगह पे Q1 करेंगे पंप के केस में। क्लियर, कभी आ जाए इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने के लिए तो आप ये फॉर्मूले दोनों लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे और लिख दे रहा हूँ, पंप का भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना आप, Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए सब सारे क्वेश्चन है वो रेफ्रिजरेशन से करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट इज हाईली टॉक्सिक एंड फ्लेमेबल। तो हाईली टॉक्सिक होना चाहिए, मतलब क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशीतक अधिकतम विषैला और ज्वलनशील है। ठीक है, विषैला होना चाहिए और ज्वलन कौन सा होगा भाई, आंसर बताओ इसका। अमोनिया होगा या कार्बन डाइऑक्साइड होगा या सल्फर होगा या R12 होगा। इसका आंसर बताया कौन, कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताएगा। ठीक है, उसका नाम बताऊंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताइए। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा भाई अमोनिया हो जाएगा। अमोनिया जो होता है ना वो आपका हाईली टॉक्सिक और फ्लेमेबल होता है। और भी हम इसके नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्या यूज़ है। ठीक है, इसका ए आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ रेफ्रिजरेंट हैं, ठीक है, मैं इसको थोड़ा हिंदी में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। रेफ्रिजरेंट और इसके यूज़, यहाँ पे NH3 है ना, NH3 को हम बर्फ़ प्लांट में, आइस प्लांट में, रेफ्रिजरेटर में और कोल्ड स्टोरेज में करते हैं। क्लियर, कोल्ड स्टोरेज में करते हैं। H2O होता है, ठीक है, उसको जल लिथियम ब्रोमाइड एब्सॉर्प्शन सिस्टम में करते हैं। ठीक है, एब्सॉर्प्शन सिस्टम होता है लिथियम ब्रोमाइड सिस्टम में। और CO2 जो होता है उसको ड्राई आइस और इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए करते हैं। और R12 है रेफ्रिजरेंट, उसका हम घरेलू मतलब डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में करते हैं। ठीक है, और आपका रोटरी जो कंप्रेशर होता है उसमें भी हम इसका R12 का यूज़ करते हैं। क्लियर, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट इसका समझ में आ गया, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच सॉल्यूशन ई यूज टू आइस प्लांट। तो आइस प्लांट में कौन सा सॉल्यूशन वो यूज़ किया जाता है एज ए रेफ्रिजरेंट। तो इसका आंसर बताइए, कौन बताएगा। इसका आंसर हो जाएगा ब्राइन सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे वैसे तो आपका NH3 यूज़ किया जाता है, ठीक है, अमोनिया में, लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी जो रेफ्रिजरेंट होते हैं उनको हम NH3 की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रांच सॉल्यूशन एक केमिकल कंपाउंड है, उसका यूज़ करेंगे हम आइस प्लांट में। ठीक है, जहाँ पे बर्फ़ बनती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप तैयार करके जाओ, अब ये क्वेश्चन आने लगे हैं ट्रेंडिंग पे ये क्वेश्चन। देखिए ये आपका ESE में भी आ चुका है। ठीक है, ESE में, गेट में, ये गेट में भी पूछा जाता है, SSC JEE में, SSC JEE। ठीक है, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको तैयार कर लो। आप कैसे करोगे, देखो क्वेश्चन देखो। टू रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर आर अरेंज इन सीरीज, देयर COP 4 एंड 5। टू आपको रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर दे रखे हैं, उसकी COP दे रखी है अलग अलग 4 और 5 रेस्पेक्टिवली। द COP ऑफ कंपोजाइट रेफ्रिजरेशन सिस्टम वुड बी। तो आपको कंपोजाइट रेफ्रिजरेशन सिस्टम बता, COP ऑफ कंपोजाइट रेफ्रिजरेशन सिस्टम बताना है आपको क्या होगा। क्लियर, हिंदी में आप पढ़ सकते हो, हिंदी में लिख रखा है। ठीक है, तो चलिए इसको करेंगे कैसे, कोई इसका आंसर बताइए क्या होगा आंसर, कोई कमेंट बॉक्स में इसको सॉल्यूशन करके आंसर बताइए पॉज करके। ठीक है, मुझे खुशी होगी कोई आंसर बताए इसका क्या होगा। 1.5 या 3 या 2, 4.5, आंसर बताओ कौन बताएगा। देखिए अब मैं करवाता हूँ इसको। देखिए आपको यहाँ पे COP जो दे रखी है वो आपको 4 या 5 दे रखी है, 4 और 5 किसी भी एक रेफ्रिजरेटर की।
ठीक है, कंपोजिट रेफ्रिजरेटर है, तो वहाँ पे आपको COP ऑफ कंपोजिट रेफ्रिजरेटर की COP बतानी। तो देखो 4 और 5 दे रखी, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कंपोजिट, COMPOSIT, कंपोजिट COP। तो कंपोजिट COP होती क्या है भाई, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, COP1 इंटू COP2 अपॉन 1 प्लस COP1 प्लस COP2। क्लियर हुआ? यहाँ पे ये फॉर्मूला है, मैं क्लियर साफ तरीके से लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से देखिए, कंपोजिट COP जो होती है उसका फॉर्मूला होता है COP1 इंटू COP2 अपॉन 1 प्लस COP2। तो इसमें वैल्यू रखोगे आप COP1 की 4 और COP2 की 5, ठीक है। तो क्या आएगा, ठीक है, इसका आंसर देखिए क्या आएगा। तो मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, देखिए यहाँ पे एक ही पेज है मेरे पास, इसके आगे करते हैं। तो COP1 कितना हो गया आपका 5, कितना दे रखा है COP1 4 दे रखा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं COP4 दे रखा है इंटू 5, ठीक है, 1 प्लस COP5 और प्लस COP4, तो कितना हो जाएगा 20 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 10, ठीक है, 10 हो जाएगा। तो ऐसे इसका हटोगे इसको, तो COP आ जाएगी आपकी कंपोजिट COP आ जाएगी फिर 2, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। तो 2 आंसर इसका हो गया। तो इसका आंसर भाई हो जाएगा 2। क्लियर, मैंने आपको बता दिया है। COP कंपोजिट COP होता है, उसका फॉर्मूला होता है COP1 इंटू COP2 अपन 1 प्लस COP1 प्लस COP2। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे देखिए द केमिकल फार्मूला ऑफ फ्रियोन 12। तो फ्रियोन 12 जो होता है उसका केमिकल फार्मूला आपको बताना है कौन सा होगा। देखिए इसका आंसर, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल ट्रेंडिंग में, ठीक है। तो क्या करना है, इसका आंसर देखिए क्या होगा। इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा आपका CCl2F2, ठीक है, ये हो जाएगा। और मैं फार्मूला बताता हूँ, उस पर कॉपी में लिख लेना, ठीक है। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। इसकी PDF आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई, वहाँ से लिंक को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इसकी PDF मिल जाएगी प्रॉपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इसके आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट। तो भाई देखिए यहाँ पे रेफ्रिजरेंट है, यहाँ पे उसका केमिकल फार्मूला है, क्लियर। R11 है, उसका फार्मूला देखिए CCl3F है, ठीक है। उसके बाद R12 है, उसका फार्मूला है CCl2F2, ठीक है। उसके बाद देखिए R3 है, उसका फार्मूला है CClF3, ठीक है। उसके बाद देखिए R14 है, उसका CF4 है, और R22 है, इम्पोर्टेंट है R22, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होगा CHClF2। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब। देखिए यहाँ पे कुछ मैं इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बता दूँ, ठीक है। एप्लीकेशन, डिफरेंट रेफ्रिजरेंट की एप्लीकेशन बता दूँ यहाँ पे, तो एक एक करके आप लिख लीजिएगा, कॉपी में लिख लो एक एक करके, ठीक है। यहाँ पे आपका रेफ्रिजरेंट है REF रेफ्रिजरेंट, और यहाँ पे एप्लीकेशन, ठीक है। तो लिख लेना कॉपी में, क्योंकि यहाँ पे राइटिंग सही नहीं आता है इससे। देखिए NH3 है, NH3 जो यूज़ होता है आपका कोल्ड स्टोरेज में होता है, कोल्ड स्टोरेज यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, और आइस प्लांट और रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, NH3 यूज़ होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, आपका H2 है, ठीक है। H2 जो है वो आपका वाटर लिथियम ब्रोमाइड सिस्टम, लिथियम ब्रोमाइड आपका एब्सॉर्प्शन सिस्टम होता है, उसमें यूज़ करते हैं H2O को, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखिए आपका CO2 आता है, CO2 आपका यूज़ होगा ड्राई आइस प्लांट में, ठीक है, CO2। उसके बाद देखिए इसके बाद आता है आपका R11 में आता है उसका
सेंट्रल एयर कंडीशनिंग में, ठीक है, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग होता है R11। उसके बाद देखिए अब मैं बताता हूँ आपको R12, ठीक है। R12 होता है वो आपको डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, इसमें होता है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में होता है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। आगे देखिए, आगे जो R22 है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूँ, विंडो टाइप, ठीक है, विंडो टाइप जो आपके एसी है ना, उसमें आपका R22 रेफ्रिजरेंट यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट है R113, ये आपका एयर कंडीशनिंग है, ठीक है, एयर कंडीशनिंग में आजकल जो नया है वो R113 यूज़ हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए, एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज़ बेस्ड अपॉन, तो एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है वो किस पे बेस्ड होते हैं बताइए, जूल साइकिल पे होते हैं, या ब्रेटन साइकिल पे होते हैं, कार्नोट साइकिल पे होते हैं, या वेपर कंप्रेशन साइकिल पे होता है। आंसर बताइए इसका, कौन बताएगा, आंसर बताइए कौन बताएगा इसका आंसर, ठीक है। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपको ब्रेटन साइकिल रिवर्स में, ठीक है। इसका आंसर जो एक्चुअल आंसर जो होता है वो होता है आपका बेल कॉलमैन साइकिल, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ BELL बेल कॉलमैन, COLEMAN गो बेल कॉलमैन साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, यहाँ पे बेल कॉलमैन साइकिल को नहीं समझा सकता हूँ, ठीक है, बस आप याद कर लीजिएगा। और ब्रिटेन ब्रिटेन साइकिल को रिवर्स रिवर्स साइकिल को हम बेल कॉलमैन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, ठीक है। ए रेफ्रिजरेंट शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टी, द रेफ्रिजरेंट फॉर रेफ्रिजरेटर शुड हैव। तो यहाँ पे आप बताइए इसमें से आंसर क्या हो सकता है। कुछ देर पहले मैंने आपको इसका आंसर बताया था अच्छी तरीके से समझा के, ठीक है। ये रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी होती हैं, क्या क्या है देखिए, इसमें रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी जो है ना वो गलत, सही कौन सी होगी, वो होगी हाई लेटेंट हीट, ठीक है। हाई लेटेंट हीट, इसमें से बाद बाकी सब गलत हैं, ठीक है, ये फॉलो नहीं करती हैं बाद बाकी। आंसर इसका की बात करें तो लेटेंट हीट ऑफ लेटेंट हाई लेटेंट हीट होनी चाहिए। और उसमें क्या क्या और होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। उसके बाद हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होना चाहिए, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, हाई लेटेंट हीट, ठीक है, जो है इसके ऑप्शन में हाई लेटेंट हीट। और एक और ऑप्शन बताया था, वो क्या था, वो था लो स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है, लो स्पेसिफिक वॉल्यूम बताया था, ठीक है। इसके बाद क्या बताया था, और देखिए फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, फ्रीजिंग पॉइंट वो भी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट आपका लो होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इतने प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक रेफ्रिजरेंट के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, लिख लेना है सब कुछ है कॉपी में, क्योंकि यहाँ पे नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि एग्ज़ाम आपका आने वाला है। फिर नेक्स्ट में प्रॉपर आपको एक एक चीज़ करके डिफाइन करके बताता रहूँगा, क्लियर। तो इसका आंसर कौन बताएगा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल यूज ईयर एज द रेफ्रिजरेंट, किस साइकिल में, ठीक है, निम्न में से किस चक्र के लिए हवा प्रशीतक रेफ्रिजरेंट की तरह प्रयुक्त होता है। मतलब आपका यूज़ होता है एक साइकिल यूज एज एयर रेफ्रिजरेंट। तो बताइए क्या होगा, इरिगेशन साइकिल होगा, या स्टिलिंग साइकिल होगा, या कार्नोट होगा, या बेल कॉलमैन साइकिल होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम जो आंसर होता है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में वो बेल कॉलमैन साइकिल यूज़ होता है, ठीक है। बेल कॉलमैन रिवर्स जूल साइकिल बोलते हैं, रिवर्स जूल साइकिल होता है उसको हम बेल कॉलमैन साइकिल बोलते हैं, क्लियर। ये क्वेश्चन और आता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ अच्छी तरीके से समझिए, ठीक है। बेल कॉलमैन साइकिल उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो थोड़ा समझ लीजिए। ये 1 2 3 4, यहाँ पे क्यू सप्लाइड है, यहाँ पे क्यू क्या है, यहाँ पे क्यू रिजेक्टेड है, ठीक है। तो 1 से 2 होता है वो आपका, 1 से 2 क्या होता है, वो प्रोसेस होता है आपका, ये होता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, ठीक है। उसके बाद आपका 2 से 3 जो चलेंगे ना, 2 से 3 चलेंगे वो हीट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, एच हीट रेजिस्टेंस होगा, यहाँ से हीट निकलेगी वहाँ से। अब आपका देखो 3 से 4 जब चलोगे तो क्या होगा, आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा, 3 से 4 में कंप्रेशन होगा इस वाली लाइन में, ठीक है। उसके बाद
आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। उसके बाद देखिए 4 से 1 आपका होगा हीट एडिशन, हीट एडिशन। ठीक है, तो ये होते हैं। और मैं कोशिश करूँगा इन चीज़ों को लिखने की साफ साफ, क्योंकि अभी थोड़ा सा जो प्रोसेस है नहीं, अभी मेरे पास कुछ व्यवस्था नहीं है पैसे की। ठीक है, समझिए आप, कुछ व्यवस्था हो जाएगी तो मैं क्लियर आपको डिटेल में समझा सकूँगा यहाँ पे। ठीक है, मैं लिख नहीं पाता हूँ इस पर। आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि कॉपी पे ही आपको समझाऊँ तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अगर ये कॉपी में समझाना, तो मैं अच्छी तरीके से कॉपी में समझा दूँगा। और थोड़ा सा इसमें दिक्कत होती है। ठीक है, एक सेटअप मैंने अच्छे से बना नहीं पाया है, तो आप मेरी हेल्प कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, मेरा एक सपोर्ट कर सकते हो इसमें। आगे चलिए देखेंगे। नोट्स तो मैं अच्छे बना रहा हूँ आपके लिए, जहाँ तक प्रोसेस है। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझिए इसको, रियली मैं बता रहा हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, काम आएगा ये बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए, ड्यूरिंग ए रेफ्रिजरेशन साइकिल हीट इज़ रिजेक्टेड बाई द रेफ्रिजरेंट इन ए। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या होगा भाई, बताइए। इस रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो हीट रिजेक्टेड होती है वो कहाँ होती है, कंप्रेसर में होती है या कंडेंसर में होती है, इवेपोरेटर में होती है या एक्सपेंशन वाल्व में होती है। तो इसका आंसर बताइए, कौन बताएगा इसका आंसर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अब आए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ये पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा कंडेंसर। कंडेंसर में होती है आपकी हीट रिजेक्टेड। और इसका फिगर बना के मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे मैं आपको फिगर बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ मैं, थोड़ा ध्यान से इस फिगर देखना। कॉपी पे बताऊँगा थोड़ा अच्छा बताऊँगा, इस पे थोड़ा सा सही से बन नहीं पाता है, मेरा सेटअप थोड़ा सही नहीं है। तो आप कोशिश कीजिएगा मेरी हेल्प करने की, सब्सक्राइब बढ़ाने की, और लाइक करना वीडियो को, जिससे मैं थोड़ा सा प्रॉपर्ली आपको बता सकूँ अच्छे तरीके से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो है ना, ये ऊपर वाला पार्ट है वो कंडेंसर है। ठीक है, COND, कंडेंसर शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं, बन नहीं पाएगा उसके अंदर। और ये है आपका इवापोरेटर, EVA लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इवापोरेटर। ये जो है ना, ये कंप्रेसर है, COMP, कंप्रेसर लिख दे रहा हूँ। उसके बाद ये है एक्सपांशन वाल्व, EXPV, एक्सपांशन वाल्व लिख गया। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आपको क्या क्या होते हैं। देखिए यहाँ से 1 से 2, ठीक है, 1 से 2, 2 से 3 यहाँ तक, और 3 से यहाँ तक 4। ठीक है, यहाँ पे से देखिए 1 से 2 आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है। 1 से 2 कंप्रेसर होता है कंप्रेसर में। ठीक है, 1 से 2 आपको प्रोसेस दिख रहा है ना, ये वाला। ठीक है, मैं आपको कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए 1 से 2 आप देख रहे हो ये, तो ये आपका कंप्रेसर है। कंप्रेसर में आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है किसी भी फ्लूइड का। उसके बाद आपको कंडेंसर आता है। कंडेंसर में क्या आता है, हीट रिजेक्टेड होती है। हीट रिजेक्ट, ये कंडेंसर है, हीट रिजेक्टेड होगी 2 से 3 प्रोसेस में। और 3 से 4 में एक्सपांशन वाल्व हो गया। एक्सपांशन वाल्व में 3 से 4 में आइसेंथैल्पिक एक्सपांशन हो गया। ठीक है, एक्सपांशन वाल्व में एक्सपांशन होगा। और आपका 4 से 1 में, फिर से 4 से 1 में जब जाओगे ना, तो क्या होगा भाई, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एब्सॉर्प्शन होगा। ठीक है, इवापोरेटर क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। चलिए अब यहाँ पे क्लियर हुआ। इस तरीके से हम समझ सकते हैं इन चीज़ों को, थोड़ा सा हार्ड हो गया होगा, जो जिन्होंने पढ़ा है उनको नहीं समझ में आएगा अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रॉपर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा समझाने के लिए, ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, इसलिए दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ी देर पहले भी कराया था इस टाइप का। एयर रेफ्रिजरेशन वर्क ऑन विच साइकिल। देखिए वायु प्रशीतक किस चक्र पर कार्य करता है, तो मैंने अभी बताया था आपको, बेल कॉलमन साइकिल होता है, मैंने अभी आपको बताया था। तो इसमें से ध्यान रखना, एक तो कंडेंसर होता है, एक कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर के बाद कंडेंसर होता है, कंडेंसर के बाद इवापोरेटर होता है। ठीक है, ये और एक्सपांशन वाल्व होता है। 4 चीज़ें होती हैं इसके अंदर। ठीक है, और बेल कॉलमैन साइकिल की मैं आपको एक एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा देखिए। तो इसका आंसर भाई क्या हो जाएगा, बेल कॉलमैन साइकिल होगा, मैंने आपको बता चुका हूँ। तो देखिए नेक्स्ट देखेंगे। और देखिए इफ़िशियंसी का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा था, COP एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी रेफ्रिजरेशन के लिए
बेल कॉलमन साइकिल की जो एफिशिएंसी होती है वो होती है 1/RP की पावर गामा माइनस 1/गामा-1, ठीक है, ये होती है। और गामा क्या होता है भाई, एडियाबेटिक इंडेक्स होता है, इसका वैल्यू होता है CP/CV, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। और एक फार्मूला आपने और पढ़ा होगा, CP-CV इज इक्वल टू R, ठीक है। तो इस तरीके के फॉर्मूले होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन को। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। डायरेक्ट किसी को पता नहीं होते हैं, याद नहीं कर पाते हैं लोग, तो आ जाते हैं एक टाइप के क्वेश्चन। विच हैज़ मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट। मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा भाई बताइए, इसमें से फ्रीऑन का होगा या फ्रीऑन 12 का होगा या कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया का होगा। बताइए इसमें से आंसर कौन सा होगा। आंसर कमेंट बॉक्स में बता दिया करो एक आध बार, थोड़ा सही लगता है, ठीक है। तो देखिए मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट होगा आपका वो फ्रीऑन का होगा, ठीक है, फ्रीऑन 22। क्लियर। यहाँ पे और भी हम वो फ्रीजिंग पॉइंट देख लेते हैं किसी रेफ्रिजरेंट के कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट देखिए, फ्रीऑन हैज़ मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ रेफ्रिजरेंट। तो यहाँ पे रेफ्रिजरेंट है, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट है। यहाँ पे देखिए R22 है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट 160 माइनस के 160 होता है। R12 का होता है माइनस के 155। NH3 का होता है माइनस के 77। ये NH3 वाला जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। R134 का है आपका माइनस के 103.3 डिग्री सेल्सियस। और आगे देखते हैं, आगे भी क्या हो जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होगा माइनस के 56.6 डिग्री सेल्सियस। और SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड, उसका माइनस के 74.2 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे सबसे कम जो था ना वो फ्रीऑन का था, ठीक है, फ्रीऑन का था। आर फ्रीऑन होता है 22, R22। तो यहाँ पे देखिए क्लियर हो रहा है, जो माइनस में सबसे कम है वही तो होगा। यहाँ पे ये नहीं देखना है, ये तो माइनस के R22 आपका फ्रीऑन है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए समझिए, मैं कह रहा हूँ यही क्वेश्चन आएगा पक्का। लिथियम ब्रोमाइड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, लिथियम ब्रोमाइड इज यूज एज। तो बताइए वो लिथियम ब्रोमाइड होता है वो किस, लिथियम ब्रोमाइड सिस्टम होता है पूरा एक, ठीक है, उसमें जो लिथियम ब्रोमाइड होता है वाटर यूज़ होता है और लिथियम ब्रोमाइड होता है। तो वहाँ पे वाटर को किस तरीके से यूज़ करते हैं और लिथियम ब्रोमाइड को किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो बताइए। इसका आंसर बताइए, लिथियम ब्रोमाइड को किस तरीके से यूज़ करें, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के रूप में या सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में या एब्जॉर्बेंट में या नन ऑफ दिस। तो लिथियम ब्रोमाइड जो होता है वो एब्जॉर्बेंट के रूप में, अवशोषक जो होता है उसके रूप में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूँ, क्लियर कर दूँ, यहाँ पे थोड़ा समझिए। वाटर जो होता है ना, यहाँ पे H2O लिख दे रहा हूँ मैं, H2O लिख दे रहा हूँ, जैसे कोई दिक्कत नहीं। H2O जो होगा वो आपका क्या होगा भाई, वो लिथियम ब्रोमाइड सिस्टम में बता रहा हूँ मैं, और तो अलग अलग सिस्टम होते हैं। लिथियम ब्रोमाइड सिस्टम में जो वाटर होता है वो रेफ्रिजरेंट के रूप में कार्य करता है, एज ए रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट के रूप में कार्य करता है एज ए रेफ्रिजरेंट। और जो लिथियम ब्रोमाइड है LiBr, लिथियम ब्रोमाइड है वो एब्जॉर्बेंट के रूप में कार्य करता है, AbSOR एब्जॉर्बर के रूप में काम करता है। तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको बता दिए। अभी नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉइस्चर एयर इन रेफ्रिजरेंट सिस्टम इज रिमूव्ड बाई, मॉइस्चर देखो रेफ्रिजरेंट के अंदर मॉइस्चर होता है, उस मॉइस्चर को अगर रिमूव करेंगे तो किससे करेंगे, ड्राई से करेंगे, फिल्टर ड्राई से करेंगे या डेसिकेंट से करेंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो भाई कौन बताएगा, ठीक है, तीनों में से कौन सा आंसर होगा, ठीक है, वो आंसर बताइए भाई कौन सा होगा आंसर। ड्रायर होगा या ड्राई फिल्टर होगा या डेसिकेंट होगा, तीनों अलग अलग हैं। ओनली ए सही होगा आंसर, बी होगा या सी होगा या ABC, तीनों सही होंगे। देखिए आपका जो मॉइस्चर होता है ना रेफ्रिजरेंट में, वो आपको ड्रायर से, फिल्टर ड्रायर से और डेसिकेंट तीनों से रिमूव किया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। क्लियर। और देखिए अगर इसको मॉइस्चर को नहीं हटाएंगे तो उसमें चोक हो जाएगा, मतलब उसके अंदर आपका एक डस्ट पार्टिकल जम जाएगा, ठीक है, और जिससे पाइप होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। चलिए देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे मैंने सब इंपॉर्टेंट कलेक्शन कराया आपके लिए। यहाँ देखिए लीकेज ऑफ इन रेफ्रिजरेटर सिस्टम यूजिंग फ्रीऑन
डिटेक्टेड बाई, मतलब आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आपका लीकेज अगर हो गया किसी पाइप में, ठीक है, यहाँ समझ लीजिए थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी कोई ट्यूब है, ठीक है, ऐसे कोई बना दे रहा हूँ मैं, पतली पतली ट्यूब है कोई, इसमें आपका कहीं लीकेज हो गया, मान लो यहाँ से, ठीक है, कोई लीकेज होगा, हमें तो पता नहीं कहाँ से लीकेज हो रहा, बहुत ही माइनर एक होल्स हो गया कुछ भी, तो पता कैसे करेंगे यहाँ पे, इसका आंसर बताना है, इसका आंसर कौन सा होगा भाई, पता कैसे करेंगे लीकेज हो रहा है। तो देखो फ्रीऑन गैस होती है, वो खुद की गंद नहीं होती है उसकी कुछ भी, ठीक है, फ्रीऑन गैस होती है, फ्रीऑन गैस के लिए खुद की कोई गंद नहीं होती उसमें, तो उसको चेक करने के लिए एक हैलाइट टॉर्च होती है, ठीक है, हैलाइट टॉर्च, उससे हम देखेंगे, पता करेंगे, ठीक है, पता करेंगे तो वहाँ पे रिसाव का पता चल जाएगा इससे, ठीक है, रिसाव का पता चलेगा तो उसको हम सही कर सकेंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा इन क्वेश्चनों का। अंडर कूलिंग इन ए रेफ्रिजरेशन साइकिल, तो अंडर कूलिंग करने पर रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या होता है, यानी कि एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, सीओपी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है सीओपी, या सीओपी रिमेंस होती है सीओपी, या अनप्रिडिक्टेबल, अनुमान करना संभव है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो सीओपी इंक्रीज होती है अगर अंडर कूलिंग करेंगे हम इसमें, ठीक है, यहाँ पे देखिए अंडर कूलिंग की जगह पे इंटर कूलिंग होता है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में थोड़ा गलत लिख गया है। इंटर कूलिंग करते हैं तो सीओपी होती है ना, वो आपकी बढ़ती है, ठीक है, सीओपी यहाँ पे बढ़ती है, मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, यहाँ पे सीओपी होगी वो बढ़ेगी आपकी, ठीक है, और यहाँ पे वह जो वर्क डन होगा, ठीक है, वर्क डन होगा वो सेम होगा, वर्क डन सेम हो जाता है, और वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी होती है, वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी वो सेम होती है, सेम हो जाएगी यहाँ पे, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी बनेगी इंटरकूलिंग में, ठीक है, रेफ्रिजरेशन साइकिल में। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर, जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होते हैं किस पे वर्क करते हैं वो बताइए कौन सा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई डी आंसर, ठीक है, वेपर कंप्रेशन साइकिल, वेपर कंप्रेशन साइकिल पे वर्क करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन आप, देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने आपको बार बार बताया, इस टाइप का क्वेश्चन देखो, इस टाइप को याद कर लो, इसको, इस क्वेश्चन को रट के जाओ, ठीक है, याद कर लो। देखो व्हेन वाटर lithium bromide is used in a vapor absorption refrigeration system then, तो देखिए वाटर को लिथियम ब्रोमाइड सिस्टम में एक रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ किया जा रहा है। जब जल लिथियम ब्रोमाइड का प्रयोग एक वाष्प अवशोषण प्रतिशोधन निकाय में किया जाता है तब क्या होता है, वो इसका आपको आंसर बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पे मैं आपको देखो क्लियर करूँगा, यहाँ पे जो लिथियम ब्रोमाइड सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें अमोनिया एंड वाटर यूज़ करे जाते हैं, क्या यूज़ करे जाते हैं, देखो लिथियम ब्रोमाइड सिस्टम होता है उसमें अमोनिया और वाटर यूज़ करे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं दो तरीके के आपको सिस्टम बताऊँगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है, इसका आंसर तो यही होगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको दो बताऊंगा, यहाँ H2 लिथियम ब्रोमाइड सिस्टम होता है, एक होता है NH3 H2O, क्लियर, NH3 H2O सिस्टम होता है। तो यहाँ पे मैं R लिख रहा हूँ रेफ्रिजरेंट, ठीक है, यहाँ पे एब्जॉर्बर लिख रहा हूँ, क्लियर। तो यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट होता है H2O लिथियम ब्रोमाइड में, वो होता है H2O, ठीक है, वाटर को हम रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज़ करते हैं, और एब्जॉर्बेंट होता है एब्जॉर्बर, ए फॉर एब्जॉर्बेंट लिख लेना, ठीक है, कॉपी में लिख लेना, ए फॉर एब्जॉर्बर होता है, उसको लिथियम ब्रोमाइड की तरह यूज़ करेंगे एब्जॉर्बर को। इस केस की बात करी जाए तो इसमें जो रेफ्रिजरेंट होता है वो क्या यूज़ करेंगे, NH3 को, NH3 रेफ्रिजरेंट होगा, और एब्जॉर्बर हो जाएगा आपका H2O। तो दोनों अलग अलग हैं, देख लो अच्छी तरीके से। लिथियम ब्रोमाइड सिस्टम में क्या करेंगे, रेफ्रिजरेंट होगा वो H2O को रेफ्रिजरेंट मानेंगे, एब्जॉर्बर लिथियम ब्रोमाइड को मानेंगे, और NH3 अमोनिया और वाटर
सिस्टम होगा उसमें NH3 को रेफ्रिजरेंट मानेंगे और एब्जॉर्बर होगा उसको H2O मानेंगे, H2O को मतलब एब्जॉर्बर मानेंगे। क्लियर, इसलिए इम्पोर्टेंट है। पता नहीं तुमको समझ में आया होगा नहीं आया होगा, लेकिन इसको याद कर सकते हो तुम, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्लियर यहाँ पे दिखा दिया है वेपर एब्जॉर्बेंट रेफरेंस सिस्टम में। यहाँ देखिए क्या है, H2 लिथियम ब्रोमाइड सिस्टम है एक, और दूसरा एक NH3 लिथियम ब्रोमाइड सिस्टम। क्लियर, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो अच्छी तरीके से। यहाँ पे मैंने देखो रेफ्रिजरेंट बताया था अभी, H2O को यूज़ करते हैं लिथियम ब्रोमाइड सिस्टम में, एब्जॉर्बर होता है इतना ये लिथियम ब्रोमाइड। रेफ्रिजरेंट NH3 को करेंगे इस वाले सिस्टम में, एब्जॉर्बर करेंगे H2O को। क्लियर, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अब। यहाँ देखिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, थोड़ा समझ लो इस क्वेश्चन को। इसका आंसर कौन बताएगा? ए वेपर एब्जॉर्बन रेफ्रिजरेशन सिस्टम रेफ्रिजरेशन यूज एज ए रेफ्रिजरेंट। मतलब एक आपका सिस्टम है, कौन सा है आपने पढ़ा होगा, VARS बोलते हैं इसको, VAR मतलब वेपर एब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो इसमें जो रेफ्रिजरेंट होता है आपका, रेफ्रिजरेंट होता है वो क्या यूज़ करा जाता है? तो इसका आंसर बताएगा कौन? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अमोनिया। ठीक है, VARS में अमोनिया को रेफ्रिजरेंट के यूज़ में करते हैं। और आपका वाटर होता है उसको क्या करेंगे, उसको किसके रूप में यूज़ करेंगे? एब्जॉर्बेंट के। ठीक है, एब्जॉर्बेंट होता है, एब्जॉर्बर होता है, उसको उसके रूप में यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। तो इसका आंसर कौन बताएगा? मैंने बहुत बार आपको क्वेश्चन बता चुका हूँ मैं। इन वेपर एब्जॉर्बेंस रेफरेंस सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली यूज्ड। तो फ्लूइड होते हैं वो कौन कौन से यूज़ करे जाते हैं VARS में? आंसर बताइए इसका। VARS सिस्टम में कौन कौन से फ्लूइड यूज़ करे जाते हैं वो आपको इसका आंसर बताना है भाई। आंसर बताइए, कौन बताएगा? लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर तो बता दो कम से कम। देखिए VARS अभी मैंने बताया था, VARS में आपको क्या यूज़ करेंगे, वो होगा आपका अमोनिया और वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, अमोनिया को रेफ्रिजरेंट में करते हैं, यूज़ करते हैं, और वाटर को किस में करते हैं? वाटर को करेंगे आपका उसमें एब्जॉर्बर में। ठीक है, VARS सिस्टम में। तो यहाँ पे आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले आपको भाई क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक करके ज़रूर जाना वीडियो को। इतनी मेहनत लगी है बनाने में, मेरी आवाज़ भी चेंज हो गई है। ठीक है, इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा बीमार हूँ। और देखो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको देखने हैं सबके लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या इसकी PDF मैं आपको दूंगा। तो उस पर क्या करना है, उस पर टच करना है उसको PDF को, जहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, PSU के क्वेश्चन है इसमें, HPCL के क्वेश्चन दिए रखे हैं और इंडियन ऑयल के भी दे रखे हैं। एक तो वीडियो ये है, उसके बाद बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए HPCL और IOCL के मैंने एक और वीडियो बनाया था, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका कंप्रेसर के क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, कंप्रेसर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको भी आपने कर लेना है। ठीक है, इसको भी देख लेना है वीडियो को। और इसकी लिंक है ना वो क्या है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या आप क्या करना प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहाँ पे HPCL और IOCL का एक फ़ोल्डर बना होगा, वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है सब कर लो। क्लियर, नेक्स्ट देखेंगे। देखिए ये भी एक वीडियो बनाया था, इसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मेंटेनेंस मैकेनिकल पोस्ट के लिए। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है ये वीडियो, आप देख सकते हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें सारे। देखिए इस वीडियो में मैंने क्या किया था, इस वीडियो में आपको मैंने आपको सिलेबस दिया था, इसका टेक्निकल का सिलेबस अच्छी तरीके से समझाया था। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए नेक्स्ट बात मैं बता दूं आपको, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना, वहाँ पे बहुत सारी वीडियो बनी पड़ी हुई हैं उसके अंदर। तो नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम है यहाँ पे HPCL IOCL इसरो SSC JEE, ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे आपके इसके PDF। तो देखो क्या करना है, ज्वाइन कर लेना। देखो अगर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखी है, उसमें अगर ज्वाइन ना हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाना, आपको MRK मैकेनिकल सर्च करना है। ठीक है, सही से स्पेलिंग डालना। ठीक है, सही से स्पेलिंग डालना। MRK मैकेनिकल सर्च करोगे, स्पेस MRK स्पेस करके मैकेनिकल सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। इसका लोगो क्या होगा भाई, लोगो देखो
मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ सही तरीके से। लोगो आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। सर्च क्या करना है आपको, MRK स्पेस मैकेनिकल, MECHANICAL, ठीक है। ये सर्च कर लेना, तो वहाँ पे एक चैनल मिलेगा, वहाँ पे इसको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे इसकी PDF भी मिल जाएगी प्रॉपर तरीके से। तो चलिए वीडियो को लाइक करो जरूर करके जाना। जय हिंद।